हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए भूगोल ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 6। ठीक है, हमारा फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसलिए इस पेपर के लिए हम टोटल 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। यदि आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ इन 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना। आप अपने पेपर में 75% से 80% क्वेश्चंस आपको इसी सीरीज से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको इन सिर्फ 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया हुआ है। और इन्हीं 500 क्वेश्चंस को करा कर मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। अब जब पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो सिलेबस से तो बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए आप 75 से 80% क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए अपने पार्ट नंबर 6 को हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने अपने चैनल पर पार्ट 5 तक अपलोड कर दिया है। यदि आपने पार्ट 5 तक नहीं देखा तो जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप पार्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 5 तक के वीडियोज़ में आपको 125 क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिया है और हम पार्ट 6 में चलेंगे 126 नंबर क्वेश्चन से चलने वाले हैं। तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लगाएं। और टोटल में वीडियो में हर पार्ट में मैं आपको 25 क्वेश्चन करवाता हूं, तो 25 में से आपने कितना स्कोर किया ये बात आप ज़रूर बताया करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, और अपना प्रत्येक उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप जो चीज़ें लिख देते हो वो चीज़ें आपको अच्छे से और हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, आपको वो बताना है। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भूकंप, ऑप्शन नंबर बी है ओजोन गैस, ऑप्शन नंबर सी है ज्वालामुखी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नदियाँ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी। यदि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं होगा तो आपका कॉमन सेंस यही काम करेगा कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओजोन गैस। आपके मन में ये आएगी कि ओजोन गैस जो है हमारे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। ओजोन लेयर, ठीक है, जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो आप यही सोचेंगे कि प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व है हमें हमारी सुरक्षा करती है, तो प्रकृति का सुरक्षा जो वाल्व है ओजोन गैस ही होगा। तो कॉमन सेंस हमें नहीं लगाना है। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो आप सीधा जवाब दे देंगे कि ज्वालामुखी प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से सारे क्वेश्चंस को याद करने का प्रयास करें। एक बार में नहीं याद होता तो 2 बार वीडियो देखिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा और आप अपने पेपर में बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी आओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, किस ज्वालामुखी से अक्सर उद्गार होता रहता है? ठीक है, बताइए ऐसी कौन सी ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें अक्सर उद्गार होता रहता है, अक्सर वो फटती रहती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जागृत ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर बी है प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी है मृत ज्वालामुखी, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शांत ज्वालामुखी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जागृत ज्वालामुखी जो है इसमें अक्सर उद्गार होते रहते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जागृत ज्वालामुखी से अक्सर उद्गार होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी से हमारा अभिप्राय ऐसी ज्वालामुखियों से होता है जो एक कम समय के लिए फूटती है। ठीक है, एक कम समय के लिए फूटती हैं और वो शांत हो जाती हैं। ठीक है, फूटने के बाद वो शांत हो जाती हैं, कुछ समय के लिए शांत हो जाती हैं। हालांकि ये चांसेस रहते हैं कि वो फ्यूचर में कभी फटेंगी, लेकिन वो कुछ समय के लिए शांत हो जाती हैं। तो ऐसी ज्वालामुखियों को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है मृत ज्वालामुखी। तो मृत ज्वालामुखी से हमारा अभिप्राय ये है कि ऐसी ज्वालामुखी जो कभी भी, जिनमें ना तो कभी उद्गार हुआ है और ना भविष्य में उद्गार होने की शंका है। ठीक है, ऐसी ज्वालामुखी ना तो उनमें हमारे भूतकाल में कभी उद्गार हुआ है और ना ही भविष्य जो हमारा आने वाला है उसमें कभी उद्गार होने की आशंका है। तो ऐसी ज्वालामुखी को हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं।
अब हम शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? शांत जो ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होती है जिसमें कोई भी उद्गार नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी उद्गार नहीं हुआ लेकिन भविष्य में उद्गार होने की शंका है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। शांत मृत ज्वालामुखी में भविष्य में भी उद्गार होने की शंका नहीं है, लेकिन शांत ज्वालामुखी में भविष्य में उद्गार होने की आशंका जताई जाती है। तो ये सब थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस है सभी ज्वालामुखियों में, आपने इसको याद रखना है। और यहाँ से हर बार आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसको अच्छे से समझना है और आप अच्छे से माइंड में बिठा लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी उन तीनों वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आकृति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीनों वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास जागृत ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर बी है प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी है मृत ज्वालामुखी, या फिर ऑप्शन नंबर डी यौगिक ज्वालामुखी। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यौगिक ज्वालामुखी जो है उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यह जो दिया गया है उनके उद्भव आवृत्ति के आधार पर, तो उद्भव आवृत्ति का मतलब है कि वो कितनी फ्रिक्वेंसी से, ठीक है, वो कितनी तीव्र गति से उनका उद्भव होता है, ये फटती हैं। उद्भव का मतलब वो फटती हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इनके आधार पर, उनके फटने के आधार पर, उनकी तीव्रता के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो सिर्फ इन तीनों ज्वालामुखी का किया गया है। यौगिक ज्वालामुखी इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। बाकी इसके आधार पर इन तीनों ज्वालामुखियों का वर्गीकृत किया गया है, विभाजन किया गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? ठीक है, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, अभी अभी हमने आपको समझाया है। यदि आपने ध्यान से समझा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। पूछ रहा है कि किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है जागृत ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर बी आपका है शांत ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी आपका है प्रसुप्त ज्वालामुखी, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मृत ज्वालामुखी। तो अभी हमने आपको समझाया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मृत ज्वालामुखी जो है इसमें ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है और इसको भी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में आसानी से दे सकते हैं। 130 कहता है कि लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है मृत ज्वालामुखी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी है सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी है सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी निष्क्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी इसका रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 131। ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा कौन सी गैसें होती हैं? आपको बताना है ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा कौन सी गैसें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही उत्तर। ज्वालामुखी के जल वाष्प के अलावा, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा कौन सी गैसें होती हैं? तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप बोलते हो CO2, दूसरा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है हमारा H, तीसरा है हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। तो आपको सिंबल भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टानों के टुकड़ों को, ठीक है, सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर ए है पायरोक्लास्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है ब्रेसिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है लेपिली कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्कोरिया कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पायरोक्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, आपने याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है लावा एवं धरातली चट्टानों के टुकड़े जो प्राप्त होते हैं, उनके हम टुकड़े के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं पायरोक्लास्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन और तैयार कर सकते हैं जो कि आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा लावा होता है उसमें मटर के दाने का आकार का, या फिर जो कंचा मान लो, जो हमारे कंचे होते हैं उनके आकार के जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हमें लावा प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं लैपिली। ठीक है, लैपिली जो कंचे के आकार का या फिर मटर के आकार का बोल लो, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो ज्वालामुखी के फटने के बाद बाहर आते हैं, तो ऐसे टुकड़ों को हम बोलते हैं लैपिली। तो आपने इसको भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। क्रेटर तथा फाल्डोरा स्थलाकृतियाँ निम्न में से किससे संबंधित है, आपको वो बताना है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, क्रेटर तथा फाल्डेरा स्थलाकृतियाँ निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है उल्कापात से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी है ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आपका है पवन क्रिया से संबंधित है, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हिमानी क्रिया से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है लावा पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है लावा मैदान, ऑप्शन नंबर सी है सिल तथा डाइक, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका है बिसर्प। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिसर्प, डी ऑप्शन हमारा रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारा है 135। डाइक क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है डाइक, ये क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्तीय स्थलाकृति है, ऑप्शन नंबर बी है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है, सी ऑप्शन आपका है तृतीय स्थलाकृति है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी हिमनद निर्मित स्थलाकृति है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। क्या, डाइक। डाइक जो हमारा है ये ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 136। पूछ रहा है वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर सी है अफ्रीका, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यूरोप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है या फिर नहीं पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। अग्निवलय किसे कहा जाता है। अग्निवलय किसे कहा जाता है। अटलांटिक परिमेखला को कहा जाता है, प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है, हिंद परिमेखला को कहा जाता है, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक परिमेखला को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। ठीक है, अग्निवलय हम किसको कहते हैं, तो अग्निवलय हम कहते हैं प्रशांत परिमेखला को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 138। समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझने वाला है, बस आपको ये तुरंत याद हो जाएगा। देखिए 138 में दिया गया है कि समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको समभूकंप रेखा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है सह भूकंप रेखा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है समताप रेखा कहा जाता है, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी समदाब रेखा कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समभूकंप रेखा कहा जाता है। आइए इसको समझते हैं कि इसको समभूकंप रेखा क्यों कहा जाता है। देखिए यदि
कभी भी भूकंप आता है और कुछ जगहों पे आता है, ठीक है, कुछ डिफरेंट जगहों पे आता है। यदि सभी जगहों पर जो भूकंप की तीव्रता है और उस तीव्रता से जो हुआ विनाश है वो समान हुआ हो, तो ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम समभूकंप रेखा कहते हैं। फिर से समझिए, मान लीजिए कि कुछ स्थानों पर भूकंप आया है और सभी स्थानों पर भूकंप की तीव्रता है समान है, तो उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा समभूकंप रेखा कहलाती है। इसको आपको याद रखना है। और ऑप्शन नंबर बी में आपके पास दिया गया है सहभूकंप रेखा। सहभूकंप रेखा से हमारा अभिप्राय है ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां पर एक ही समय में भूकंप का अनुभव किया गया हो, मतलब कि समान रूप से भूकंप का अनुभव एक ही समय में किया गया हो, चाहे फिर उन स्थानों पर भूकंप की तीव्रताएं भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं, लेकिन एक ही समय में वहां पर भूकंप की तीव्रता का अनुभव किया गया हो। तो ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं सहभूकंप रेखा। ये भी आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, तो सहभूकंप रेखा को भी आपको याद करना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां पर भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाती है? जस्ट अभी हमने आपको समझाया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ऑप्शन नंबर ए है समभूकंप रेखा, ऑप्शन नंबर बी है सहभूकंप रेखा, ऑप्शन नंबर सी है आइसोपाइकनिक रेखा, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका लास्ट ऑप्शन है आइसोगोनल रेखा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सहभूकंप रेखा कहलाता है ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा को जहां पर भूकंप एक साथ अनुभव किया जाए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है, ठीक है, आपको बताना है समभूकंप रेखा का आकार प्रायः क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनियमित होता है, ठीक है। आपने याद रखना है कि समभूकंप रेखा का जो आकार होता है यह प्रायः अनियमित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में व एक वर्ष की अवधि में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष की अवधि में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 5000 से 7000, ऑप्शन नंबर बी है 8000 से 10000 आते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 10000 से 12000 भूकंप आते हैं, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 12000 से 15000 भूकंप एक वर्ष में आते हैं भूकंप मापी यंत्र के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8000 से 10000 भूकंप आते हैं प्रति वर्ष भूकंप मापी यंत्र के अनुसार यदि हम चले तो। ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है, जापान में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी कनाडा में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि इक्वाडोर में कोटोपैक्सिक स्थित है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जापान में एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम है फ्यूजियामा। क्या नाम है इसका? फ्यूजियामा। जापान में एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम है फ्यूजियामा ज्वालामुखी, और इसका आकार जो है वो है शंकु आकार। कैसा आकार इसका है? शंकु आकार, ठीक है। आपको इसको भी याद करना है, शंकु के आकार का इसका आकार है, शंकु की तरीके से, ठीक है। तो ये जापान में पाया जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी का आकार किस प्रकार है, तो आपको बताना है ये शंकु आकार है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? जापान में। जापान के बारे में आपको और जानना है तो जापान की राजधानी हमारी टोक्यो है, और यहाँ पर जो मुद्राएं चलती हैं वो चलती है एन, ठीक है। और यहाँ की पार्लियामेंट को हम बोलते हैं डाइट। तो आपको ये तीनों चीज़ यदि याद रखना है तो याद कर लेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ की मुद्रा हमारी एन है, और यहाँ के पार्लियामेंट को हम डाइट बोलते हैं, संसद को हम डाइट बोलते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। 143 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है, ठीक है।
थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप कॉमन सेंस लगाएंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। निम्न में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? ऑप्शन नंबर ए है ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर बी है अपक्षय, ऑप्शन नंबर सी है अपरदन, ऑप्शन नंबर डी है सुनामी। तो देखिए ये तीनों की तीनों जो घटनाएं हमारी हैं ये हमारी धरातल पर घटित होती हैं। ठीक है, ये तीनों घटनाएं हमारी धरातल पर घटित होती हैं, जबकि सुनामी हमारा जो है ये समुद्रों में आती है। ठीक है, सुनामी हमारा जो है ये समुद्रों में आती है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। सुनामी जो है ये धरातल पर घटित होने वाली घटना नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 144। माउंट एटना है, आपको बताना है माउंट एटना क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एक पर्वत है, ऑप्शन नंबर बी है एक पर्वत शिखर है, ऑप्शन नंबर सी है एक ज्वालामुखी है, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एक पठार है। तो देखिए जो माउंट एटना है ये हमारा एक प्रकार का ज्वालामुखी है। आपने याद कर लेना है कि माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है? ठीक है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है? चिली में है, जापान में है, फिलीपींस में है। यहाँ पर फिलीपींस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर फिलीपींस होना चाहिए। तो आपने याद करना है यहाँ पर फिलीपींस। ऑप्शन नंबर डी आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है? अलास्का का, हवाई द्वीप का, इटली का, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी जापान का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हवाई द्वीप का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। मौना लोवा उदाहरण है। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं मौना लोवा के बारे में, तो आपको अपना कमेंट तुरंत देना है और सही आंसर बताना है। मौना लोवा क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार है। ठीक है, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का है तो उदाहरण है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, मौना लोवा क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 148। निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? फिर से समझिए क्वेश्चन को। निम्न में से किस प्रकार की ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वाल्केलियन तुल्य ज्वालामुखी को, ऑप्शन नंबर बी है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी को, या फिर ऑप्शन नंबर सी है स्ट्राम्बोली तुल्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी हवाई द्वीप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी को हम पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, कहाँ पर नहीं होते हैं? ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं, काला सागर में नहीं होते हैं, कैरिबियन सागर में नहीं होते हैं, लास्ट ऑप्शन है आपका डी कैस्पियन सागर में नहीं होते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 150 और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है लावा, ऑप्शन नंबर बी है बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर सी है ऑब्सीडियन, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं मैग्मा। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को हम कहते हैं मैग्मा, और जो ज्वालामुखियों के द्वारा जो बाहर आता है पिघला हुआ पदार्थ उसको कहते हैं हम लावा। जो लावा और मैग्मा आपको दोनों को याद कर लेना है। पृथ्वी के अंदर जो होता है वो मैग्मा होता है, और जो पृथ्वी के बाहर आ जाता है ज्वालामुखियों के द्वारा वो होता है हमारा लावा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।